आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 38 के मुताबिक रियासत का बुनियादी फर्ज है कि वो अपने तमाम शहरियों को बिला इम्तियाज मजहब, जिन्स, जात, अकीदा और नस्ल के जिंदगी की बुनियादी जरूरियात को बशमूल सेहत और इलाज मुआलजा की सहूलियात को यकीनी बनाए। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी सेहत के मुतालिक मिलेनियम चार्टर पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत हर मुहज़्ज़ब रियासत का फर्ज है कि वो अवाम को सेहत आमा की बेहतर सहूलियात से मुस्तफीद करे, क्योंकि सेहतमंद अफराद ही कौम की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा करने के काबिल होते हैं। इसका अंदाजा पाकिस्तान के शहरों और कस्बों में वाक़े सरकारी अस्पतालों की हालत जार से लगाया जा सकता है। जो ये गोल्स हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब गवर्नमेंट बड़े एहसन तरीके से ले रही है। गुर्बत का खात्मा हो, हेल्थ या एजुकेशन और जो एग्रीकल्चर उनके इश्यूज़ हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर मियां शहबाज साहब की क़ियादत में हमने इन इश्यूज़ को टेकअप भी किया है और इन गोल्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमें अचीवमेंट्स भी मिली हैं। मैं आपका और आपके चैनल का अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो कोऑर्डिनेशन है, मैं समझता हूँ कि इससे मामलात भी बेहतर हुए हैं और पाकिस्तान की तरक्की में और इश्यूज़ को टेकअप करके तमाम मामलों को रिज़ॉल्व करने में अल्हम्दुलिल्लाह पेशरफ्त हुई है। देखें, जब तक हमारी लीडरशिप, हमारे लोग जो हुक्मरान तबका है वो अपनी कौम और मुल्क के साथ सिंसियर नहीं होंगे तो ये गोल कभी भी अचीव नहीं हो सकेंगे। अगर वो सिंसियर हो जाते हैं, जैसे कि 2015 तक आपने वो गोल्स अचीव करने थे, सेहत के, तालीम के, गुर्बत के, वो नहीं अचीव किए क्योंकि हमारी नेक नीति शामिल नहीं है। हम अपनी जेबें, अपने बैंक अकाउंट्स भरने के लिए लगे हुए हैं, तो ये कभी भी मुमकिन नहीं होगा कि हम वो जो है ना इन गोल्स को अचीव कर सकें। अब देखें 2015 तक जो थे हमें गोल्स मिले थे, हम नहीं अचीव कर सके। SDGs हैं, वो आप कैसे अचीव कर सकेंगे 2030 तक? इसलिए हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें अपनी अय्याशियों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें अपने आराम की कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें इस कौम और मुल्क से सिंसियर होना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, जब तक हम अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स नहीं करेंगे ना, हम अपनी ज़ात की नफ़ी नहीं करेंगे, तब तक हमें गोल अचीव नहीं कर सकते। हमें अपनी मैं को मारना होगा, हमें मैं को ख़त्म करके हम को लाना होगा। हम अपनी कौम को, अपने मुल्क को जिसने इज़्ज़त दी, आज मैं डॉक्टर हूँ तो इस मुल्क की वजह से हूँ, आज मैं जिस मुकाम पे हूँ तो इस मुल्क की वजह से हूँ। हमें अपने चीज़ों को प्रायोरिटी फ़िक्स करनी पड़ेगी, इस कौम और मुल्क को पहले नंबर पे रखना पड़ेगा और तब हम जाके ये गोल अचीव कर सकेंगे, अदरवाइज़ मुमकिन नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने अनफॉर्चुनेटली मिलेनियम डेवलपमेंट गोल साइन तो किए, लेकिन हम खातर खा उसके अंदर प्रोग्रेस नहीं कर पाए। और फिर दुनिया ने जैसे कि सन 2000 के अंदर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाए, उसी तरीके से फिर दुनिया के बड़े डिसीजन मेकर्स ने सर जोड़ा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की सूरत में हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आ गई। जैसा कि आप जानते हैं कि 17 ये गोल हैं और 169 जो है इसके सब गोल्स हैं। और क्योंकि पाकिस्तान कोई खातर खा कामयाबी हासिल ना कर सका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी आलमोस्ट वही सारी चीज़ें थीं जो कि थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज़ के प्रॉब्लम थे, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के प्रॉब्लम थे और कुछ डेवलप कंट्रीज़ के प्रॉब्लम थे। और पर्टिकुलरली मैं बात करना चाहूँगा MDG 4 और 5 को अगर हम SDGs के सिनेरियो के अंदर देखें तो SDG 3 जो है वो एड्रेस करता है जो मैटरनल मोर्टेलिटी है पाकिस्तान के अंदर, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है पाकिस्तान के अंदर, उसको HIV एड्स को, मलेरिया और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो सर्विसेज है उसके एक्सेस के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है जहाँ पे तकरीबन 276 माएँ ज़चगी की मुख्तलिफ़ पेचीदगियों की वजह से 1 लाख में से हर साल 276 माएँ हलाक हो जाती हैं ज़चगी की मुख्तलिफ़ पेचीदगियों की वजह से। और इसी तरीके से हम अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखें, वो तकरीबन कोई 77 जो हैं बच्चे हलाक हो जाते हैं हमारे हर 10,000 में से और 1,000 के अंदर से। और ये देखिए कि ये दुनिया के जो तीसरे नंबर का जो मुल्क है जिसमें बहुत ज़्यादा है इन्फेंट मोर्टेलिटी, उसके अंदर पाकिस्तान है। अगर हम इसकी रीज़न्स देखें कि ये क्यों हो रही हैं इतनी ज़्यादा हलाकतें, उसके अंदर यकीनन जो सबसे बड़ी जो चीज़ आती है, मैं समझता हूँ कि ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर की हमारे यहाँ बड़ी कमी है। पंजाब में बड़ी फिनोमिनल प्रोग्रेस हुई है
ख़ास तौर पे इन्फेंट मॉर्टेलिटी पे, मैटरनल मॉर्टेलिटी पे, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, अमन व अमान के हवाले से प्रोग्रेस हुई है। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे पूरे कंट्री का जाना होता है जो है डेटा, और पूरे कंट्री की प्रोग्रेस जानी होती है, तो जब हम पूरे कंट्री के हवाले से देखते हैं तो फिर अनफॉर्चुनेटली हम उनको नहीं अचीव कर सके, लेकिन पंजाब में हमने अचीव किया है। देखें, पहले स्टेप में तो हमने ये कोशिश की है कि हमारे जो BHUs हैं वहाँ पर डॉक्टर्स की जो अवेलेबिलिटी है इसको इंश्योर किया जाए। लेकिन इट्स अ फैक्ट कि तमाम तर कोशिशों और तमाम तर इंटरवेंशंस के बावजूद हम उसको बिल्कुल 100% तक ले जाने की पोजीशन में नहीं हैं। तो उसका हल ये निकाला गया है कि जहाँ पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी जो है वो मौजूद नहीं है, उन BHUs को एज अ क्लस्टर, एक क्लस्टर बनाकर एक हेल्पलाइन के साथ मुंसलिक कर दिया जाए, जहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस पे डॉक्टर मौजूद हों और वो पेशेंट को जो है वो ऑनलाइन चेक करें, और वो BHUs जो बगैर डॉक्टर के रन कर रहे हैं उनको एटलीस्ट एक क्लस्टर की सूरत में एक प्रॉपर डॉक्टर जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस सिस्टम के तहत जो अवेलेबल हो। और किसी कॉम्प्लिकेशन की सूरत में अब तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अगर आप किसी का अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं, उस स्कैन को आप ट्रांसमिट कर सकते हैं आगे, और जो अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो उसको देखने के बाद उसको एडवाइस कर सकते हैं। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है MO के वहाँ मौजूद होने की, उस रिक्वायरमेंट का सब्स्टिट्यूट जो है वो हम इस दफ़ा मैदान में उतार रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम इस 2017 जो साल है ये पंजाब के हेल्थ सेक्टर के लिए अल्लाह के फजल से 180 डिग्री पॉजिटिव चेंज का साल होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे जैसे इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर हम उसको देखें, उसको डिवाइड करें और प्रॉपरली काम करें, प्राइमरी बेसिक हेल्थ यूनिट, रूरल हेल्थ सेंटर्स, उसके बाद फिर आ जाते हैं आपके बेसिक हेल्थ यूनिट आते हैं, फिर रूरल हेल्थ सेंटर्स आते हैं, फिर आपके ये शहरों के हॉस्पिटल वो आ जाते हैं टर्शरी। अगर हम बेसिक हेल्थ यूनिट और रूरल हेल्थ सेंटर्स को फोकस कर लें, वहाँ पे डॉक्टर्स हम प्रोवाइड कर दें, हम वहाँ पे ट्रेंड स्टाफ अपना अपॉइंट कर दें, हम एक बड़ी अजीब सी बात था, तो मैंने भी उन जगहों पे काम किया। जब मैं मेडिकल ऑफिसर बना निकला तो मुझे उन्होंने बेसिक हेल्थ यूनिट में लगाया। जब मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में काम करता था तो मेरी तनख्वाह 2000 थी। जब मुझे उन्होंने कसूर के एक वो दूर दराज इलाके में भेजा तो मेरी तनख्वाह 1500 हो गई। हालांकि इसका उलट होना चाहिए था, अगर मुझे 2000 या 2200 यहाँ मिलता था तो मुझे 4000 वहाँ मिलना चाहिए था। वो अलाउंस मिलता, वहाँ मुझे रहने के लिए इंसेंटिव मिलता, लेकिन वो इनके ऐसे अजीबो गरीब रूल्स हैं जिस पे कोई ना तवज्जो देने को तैयार है, तो लोग जाते नहीं हैं। उनको इनकरेज करें, डॉक्टर्स को इनकरेज करें, स्टाफ नर्सेज को इनकरेज करें, उन्हें बेहतर फैसिलिटीज़ दें, वहाँ पे इक्विपमेंट, वहाँ के हॉस्पिटल, वहाँ की डिस्पेंसरीज़ को इम्प्रूव करें, तो फिर आपके बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। आप बेसिक हेल्थ यूनिट, रूरल हेल्थ सेंटर्स, उसके बाद आप यहाँ पे आपके जो शहरों के हॉस्पिटल, उन पे बोझ कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा आपका बर्डन। अदरवाइज़ तो अब वो दोनों जगहों पे फैसिलिटीज़ नहीं है सेहत की, और आप क्या करते हैं कि सारा बोझ आ जाता है शहरों के हॉस्पिटलों में, वो कोप नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें अपनी हर चीज़ को, हमें बेसिक्स को सीधा करना पड़ेगा। दुनिया के ममालिक के अंदर अगर आप एक आइडियल सिनेरियो के अंदर देखें कि वहाँ पे ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर्स या वो लोग जो कि तिब के शोबे से वाबस्ता हैं, उनके पास तालीम और उनके पास काबिलियत और उनके पास स्किल उसके मुताबिक है, तो पाकिस्तान इस वक्त स्वेयर हेल्थ ह्यूमन रिसोर्स क्राइसिस का शिकार है। तकरीबन 0.67% हमारे पास इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स है जो कि ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जबकि दुनिया के अंदर जो कि स्टैंडर्ड है, जो WHO का स्टैंडर्ड है, वो कोई 2.67 के करीब होना चाहिए। जब पाकिस्तान बना तो हमारे पास उस वक्त कोई पूरे पाकिस्तान की 3 करोड़ आबादी थी और कोई 78 के करीब हमारे पास डॉक्टर्स थे, जिसके अंदर से 28 जो हैं वो LSMF थे और बाकी जो हैं MBBS थे। उसी सिनेरियो के अंदर और हमेशा प्रॉब्लम ये रहा हमारे यहाँ कि जो ख़वातीन को हैं उनको एक तो बराबरी के हकूक़ नहीं दिए गए, उनको उस लेवल पे ट्रीट नहीं किया गया। इस वजह से हम जो है इसके अंदर ख़वातीन की जो है शरह मवाद बहुत ज़्यादा है, बच्चों की शरह मवाद बहुत ज़्यादा है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसको एड्रेस करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि अगर आप तौलीदी सेहत की सहूलियात फ़राहम नहीं करेंगे तो ये इन्फेंट और जो मदर मोर्टेलिटी है ये बढ़ती रहेगी। अद्विया की शदीद कमी, नाकाफी मेडिकल सहूलियात के अलावा अक्सर मकामात पर डॉक्टर्स और ज़च्चा बच्चा के हवाले से सहूलियात इंतहाई नाकाफी है। ये बात
बहुत अफसोस से कहनी पड़ रही है, बदकिस्मती से, कि 34 अहदाफ मुकर्रर हुए थे, जिसमें सोशल सेक्टर के बुनियादी जो शोबे हैं, जिसमें पॉपुलेशन कंट्रोल है, फूड एंड एग्रीकल्चर है, इसमें विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसमें पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कंडीशंस हैं, इसमें डेमोग्राफिक स्टडीज़ है, ये सारे वो बुनियादी, इन्वायरमेंट भी इसमें अब शामिल हुई है जो इन बुनियादी अहदाफ में आई। पहले ये 5 थे, अब ये 7 हो गए। और इनके फिर सब एरियाज़, जिस तरह पब्लिक हेल्थ है तो हेल्थ बहुत बड़ा वो है, इसमें सैनिटेशन को भी इससे जोड़ दिया जाता है, और इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिर HIV का कंट्रोल, ये वो सारी चीज़ें थी, पोलियो, इस तरह की चीज़ें जो थी, बहुत सी मिजरीज़ थी जो इंसानी सेहत के लिए बड़ी ख़तरनाक थी और वो इंसान फेस कर रहा था। हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब चीफ एग्जीक्यूटिव मियां शबाशी साहब ने नंबर 1 प्रायोरिटी पे इसको लिया है, और हेल्थ में यही वजह है कि हमने 2 सेक्टरी इसके बनाए, डिपार्टमेंट को तकसीम करके सेकेंडरी और प्राइमरी में, और उसके साथ साथ 2 सेक्टरी बनाने के साथ साथ हमने 2 मिनिस्टर बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो THQ हैं क्रॉस दी बोर्ड पूरे पंजाब में, हर THQ के जो MS है उनके और वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी DHO हेल्थ जो है, और जो वहाँ हेल्थ काउंसिल है, उनके अकाउंट में 50 लाख रुपए उनको दिया है जो उनकी डिस्पोजल पे है। और उसी तरह DHQ में तकरीबन 1.5 करोड़ 2 करोड़ डिस्ट्रिक्ट का साइज़ देकर हमने उनके अकाउंट्स में रखे हैं। एवरी टाइम वो मेडिसिन के लिए, इक्विपमेंट के लिए, रेनोवेशन के लिए, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए वो फ़ंड जो है 2 लाख 5 लाख 10 लाख एवरी टाइम खर्च कर सकते हैं। और 24 घंटे हमारी जो रूरल हेल्थ सेंटर हैं, जो THQ हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं और जो BHU हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो 24 घंटे आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए खुले हुए हैं। तमाम मेडिसिन जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पर उनको दी जा रही है। देखिए, HIV और एड्स के बारे में अगर हम बात करें तो HIV केसेस वो हैं जिनमें एक जो है HIV पॉजिटिव जो कैरियर्स हैं वो मतलब उसमें एक्टिव डिजीज़ नहीं होती, और HIV पॉजिटिव होने का मतलब ये कि जरासीम पेशेंट कैरी कर रहा है और एक्टिव फॉर्म जो है वो नहीं है डिज़ीज़ की। जो एड्स है, जिसको हम कहते हैं अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें क़ुव्वत मदाफ़ियत आदमी की कम होती जाती है और इंसान के अंदर अपने ही अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया, फंगस, वायरल जो रह रहे होते हैं वह अपॉर्चुनिटी अटेन करते हुए, अपॉर्चुनिटी लेते हुए आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। आपकी बात आ रही है कि हम इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल में करें और जो मिलेनियम गोल्स हैं इससे रिलेटेड उनको हम कैसे अचीव करें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम है, और बढ़ती हुई प्रॉब्लम इसलिए है कि अब हमारे पास डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, कुछ अवेयरनेस लोगों में आ रही है, कुछ लोगों को हम एजुकेट कर रहे हैं, और वो लोग जो कि हमारे पास स्पेशली एंटीनेटल रिलेटेड केसेस जो आते हैं, हमला ख़वातीन, हम उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, जिसमें हम प्री टेस्ट काउंसलिंग करते हैं उनकी, और पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग करते हैं अगर वो पॉजिटिव आते हैं। दूसरा, वो लोग जो कि जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज की ज़रूरत होती है, हम उनको भी जब स्क्रीन करते हैं हेपेटाइटिस B, C, सिफिलिस और HIV के लिए, वहाँ पे भी अगर हमें ये इस तरह की केसेस अगर पॉजिटिव आते हैं तो हम वहाँ पे भी उनको स्क्रीन आउट करके उनको ट्रीटमेंट के लिए एक जगह पे रेफ़र करते हैं। अब इसका जो स्प्रेड है हमारे मुल्क में ज़्यादातर उन लोगों में है जो कि ड्रग एब्यूज़र्स हैं, ठीक है, जो कि नीडल्स शेयर करते हैं। वो लोग जो स्क्रीन पॉजिटिव और सेक्सुअली एक्टिव हैं और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होल्ड करते हैं, उनमें ट्रांसमिशन का रिस्क ज़्यादा है। और माँ अगर ऑलरेडी कैरियर है तो उसमें रिस्क ट्रांसमिशन टू बच्चे को जो है वो ज़्यादा है, ड्यूरिंग डिलीवरी हो सकता है। अगर कोई बंदा जिसके अंदर ब्लड का जो है वो प्रॉब्लम है, जिसके अंदर HIV कैरियर वो है और उसको दूसरे को ट्रांसफ्यूज़ कर रहा है, उससे हो सकता है। जो लोग नाई वगैरह हैं, अगर वो ऑलरेडी यूज ब्लेड्स और अनस्टरलाइज यानी कि गैर साफ़ सुथरी औज़ार अगर किसी और पे यूज़ करते हैं, HIV पॉजिटिव पे इस्तेमाल शुदा औज़ार, तो उनमें जो है वो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन ज़्यादा है। बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे होते हैं छोटे छोटे कि जो हम अपने अपने घरों में, मिसाल देता हूँ जी कि अगर हम डेंगू की बात करते हैं, एक हमारी जो एपिडेमिक हमारे पास आई चंद साल पहले और बहुत
मैं समझता हूँ कि इफ़ेक्ट किया उसने माशरे को। अगर हम सब सिर्फ इतना काम कर लें कि हम अपने अपने घर को साफ़ और खुश कर लें, आप अपने घर को कर लें, मैं अपने घर को कर लूँ और उसका ज़िम्मा ले लें, तो पूरा मुल्क खुश्क हो जाएगा और साफ़ हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मुल्क जो है डेंगू के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें जो है उनसे बच जाएगा। मैं अगर पोलियो की बात करूँ, बदकिस्मती से आज हम उन चंद ममालिक के अंदर हैं जहाँ आज भी पोलियो जो है वो 100% एलिमिनेट जो है वो नहीं हुआ। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर हम हुकूमतों की तरफ देखने की बजाय अपनी ज़िम्मेदारी भी महसूस करें। तो अगर खुदा ना खास्ता हम में से किसी का बच्चा जो है वो पोलियो का शिकार होता है, तो सबसे पहला जो नुकसान है उस बच्चे के बाद उसके वालिदैन का है। तो अगर उसके वालिदैन जो सारा दिन मेहनत और मजदूरी भी करते हैं और इसलिए करते हैं कि उनका जो बच्चा है वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे, खुशहाल ज़िंदगी गुजारे, तो क्या उनका ये फ़र्ज़ नहीं है कि अपने वक्त में से चंद घंटे निकालें और उसके मुस्तकबिल को सेव करने के लिए उसको पोलियो ड्रॉप जो है उनको करीबी मराकज़ तक ले जाकर जो है पिला दें। हमारी टीम्स घरों में जाती हैं, घरों में भी जो है सम टाइम जो है वो उनको रेजिस्टेंट आती है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हमें अगर इन तमाम गोल्स को अचीव करना है और 2030 में हमें गुर्बत, सेहत की नाकाफी सहूलियात, बीमारियों और नामुनासिब दूध पिलाने की वजह से 44% बच्चे दायमी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और यहाँ बच्चों की अमवात की शरह ज्यादा है। सेहत की नाकाफी सहूलियात की वजह से पाकिस्तान में ज़िंदगी के दौरान ख्वातीन की अमवात में इजाफा हो रहा है। हजारों अमवात करीबी इलाकों में हस्पताल न होने की वजह से हो जाती हैं। ज़च्चा और बच्चा का प्रॉब्लम है, हमारे मुल्क में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और हम उनको एजुकेट नहीं करते, माओं को एजुकेट नहीं करते हैं। हम उनकी प्रॉपर जो डिलीवरी का सिस्टम है या जो ज़च्चा बच्चा की सेहत का है उसके ऊपर हमारी कोई अवेयरनेस नहीं है। हमें वहाँ पे लेक्चर्स का एहतमाम करना चाहिए, गांव की औरतों को एजुकेट करना चाहिए, हम अपने जो अमला तैनात करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा एजुकेट करना चाहिए और बहुत ज़्यादा पैसा इनके लिए रखना चाहिए, ना कि हम अपनी मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन्स को कर दें। अगर मेट्रो जाती है किसी अच्छी हॉस्पिटल के पास जाकर रुकती है और हमारी तालीमी इदारों तक जाती है, फिर तो हमारे कामयाबी है। हम अपने बच्चों को लेके जाएं। देखें, ये हमारा जो एक कंप्लीट प्रोग्राम चल रहा है IRMNCH के नाम से, इस जो मदर एंड चाइल्ड का बेसिक ज़च्चा और बच्चा का जो बेसिक प्रोग्राम है, हम उसको रिवैम्प कर रहे हैं। रिवैम्प से मुराद ये है हम उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हैं। हम जो हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ट्रेंड कर रहे हैं। हम जो हमारी जो BHUs जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनको हमने दोबारा से रिवैम्प किया है और उसमें से तकरीबन अब 1000 के करीब जो ऐसे BHUs होंगे जो 24/7 स्किल बर्थ अटेंडेंस जो है उसको जो अटेंड करेंगे और हमारी जो दौरान ज़चकी हमारी माओं की बहनों की अमवात हुआ करती थी उसको इंशाल्लाह ताला कंट्रोल करेंगे। हम अपनी जो अल्ट्रासाउंड की जो फैसिलिटी है उसको BHU लेवल तक लेकर आना चाह रहे हैं, जो आइंदा चंद माह में हम इंशाल्लाह ले आएंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि 4 स्कैन्स जो हैं वो चाहिए होते हैं एक भी प्रेग्नेंट मदर के, वो 4 स्कैन्स उसको अवेलेबल नहीं होते क्योंकि जो दूर दराज के देहात में रहने वाली माँ होती है उस बेचारी को तो बेसिक ट्रीटमेंट भी उस तरह से मैसर नहीं आ पाता। तो जब ये फैसिलिटी जिसको एक आम LHV जो है वो इतना सिंपल होगा कि आम LHV भी उसको ऑपरेट कर सकेगी, उसके लिए डॉक्टर नहीं चाहिए होगा, तो वो जब उसको अवेलेबल होगी तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको हमें एडवांस में पता चल जाएगा। और जब हमें एडवांस में पता चलेगा तो हम उसको प्रॉपर रेफरल सिस्टम के तहत जो हम एम्बुलेंसेस का सिस्टम बना रहे हैं, 193 एम्बुलेंसेस जो हैं हमने ग्राउंड में उतार दी हैं, उनका एक कंप्लीट सिस्टम यूफोन के ताउन से हम लेकर आ रहे हैं। और किसी भी एमरजेंसी की सूरत में जब वो माँ जो प्रेग्नेंट लेडी है वो कॉल सेंटर पर कॉल करेगी, उस कॉल सेंटर पर कॉल करने के नतीजे में उसको फौरी तौर पे वो एम्बुलेंस अवेलेबल होगी, LHV अवेलेबल होगी, जो उनको पहले से ये पता होगा कि इसकी अगर कॉम्प्लिकेशन है तो इसको करीबी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में लेकर जाना है और अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो इसको कहाँ पर लेकर जाना है। इस एक इनिशिएटिव के साथ मैं समझता हूँ कि और इस तरह के जो दीगर इनिशिएटिव्स हैं उनके साथ हम इंशाल्लाह ताला इस मोर्टेलिटी रेट को काफ़ी हद तक नीचे करने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है हुकूमत वक्त ने बहुत ज़्यादा पैसा ज़च्चा बच्चा के हवाले से मुख्तस किया हुआ है। बात वही आती है कि इम्प्लीमेंटेशन जब तक प्रॉपर नहीं होगी तो लोगों को सहूलियात उनके डोर स्टेप पे नहीं मिलेंगी तो मसाइल तो होंगे। तो जो यूनिट्स हैं, अगर बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं जो जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ यूनिट्स हैं वो अगर इफ़ेक्टिवली काम नहीं करेंगे तो फिर मसाइल होंगे।
अभी भी जो दादोशुमार हमें नज़र आते हैं हमारी आबादी के हवाले से, हम अगर देखते हैं तो वो जो मैकेनिज़्म है जो मौजूद है इस वक्त, वो हमारी नीड्स को पूरा नहीं कर रहा। तो वजह फिर ये होती है कि जो घरों में किया जाता है उनका इलाज, वो उनकी जानलेवा साबित होते हैं। कहीं बच्चे की मौत होती है, कहीं माँ की मौत होती है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। कुछ अरसे में लेडी हेल्थ वर्कर्स, लेडी हेल्थ विजिटर्स की काफ़ी एम्पावरमेंट हुई है, मगर अभी भी वो उनकी एम्पावरमेंट हमारी उन हदाइफ को या उन नंबर्स को कम करने में शायद मावन साबित नहीं हुई। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें इसके लिए और क्या करना है। ख़ास तौर के ऊपर मैं यहाँ पे ज़िक्र करूँगा कि सिर्फ़ एक इंटरवेंशन अगर ये माएँ जो हर साल मल रही हैं या हर साल जो प्रेग्नेंट हो के बेबी डिलीवर कर रही हैं, सिर्फ 2 साल की स्पेसिंग कर लें तो हमारा जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो 51% तक कम हो सकता है। सिर्फ एक इंटरवेंशन, फैमिली प्लानिंग। हमारे यहाँ प्रॉब्लम एक और जो आ रहा है कि फैमिली प्लानिंग की सिक्योरिटी और सप्लाईज़, उनका एक्सेस गांव के अंदर नहीं है, रूरल एरियाज़ के अंदर नहीं है। इसी तरीके से जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो भी इतनी ज़्यादा रूरल एरियाज़ के अंदर अभी दस्तयाब नहीं है। हमारे यहाँ आज भी जो ज़्यादातर डिलीवरीज़ हैं वो घरों के अंदर होती हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ हमारे यहाँ कम हो रही हैं, जिसकी वजह से ये फैक्टर एक बहुत बड़ा है जो मैटरनल मोर्टेलिटी का है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.1 जो है इसको एड्रेस करता है। गोल नंबर SDGs का 3.2 जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी को जो है वो एड्रेस करता है। पाकिस्तान के अंदर बहुत मैसिव स्केल के ऊपर उसको काम करने की ज़रूरत है। हुकूमत पंजाब ने, वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी मेन जो प्रायोरिटीज़ हैं उनमें हेल्थ जो है वो एज अ मेन प्रायोरिटी शामिल है। उन्होंने हमें बजट में बेपनाह इंक्रीज़ दी है। इवन मैं समझता हूँ कि किसी भी सूबे का अगर परसेंटेज देख ली जाए तो किसी भी सूबे का बजट जो है वो पंजाब के हेल्थ बजट से जो है वो दूर दूर तक उसका मैच जो है वो नहीं है। और अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने समझे हेल्थ डिपार्टमेंट को ब्लैंक चेक दिया है और उन्होंने ये कहा है कि आप जो इंटरवेंशंस करना चाहें आप करें। उनकी प्रायोरिटी है कि सूबे के लोगों को, आम लोगों को वही हेल्थ फैसिलिटीज़ मैसर हों जो एक अच्छे जगह के लोगों को मैसर होती हैं। और हम इंशाल्लाह ताला जो नए हस्पतालों का जाल, पुराने हस्पतालों की रीवैम्पिंग, अपने सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं और डेफिशिएंसीज हैं उनको दूर करना, एक मेडिसिन की जो अवेलेबिलिटी है। अगर मैं आपको सिर्फ एक इंटरवेंशन बताऊं कि हमने इस दफ़ा 8 अरब से ज़ायद की मेडिसिन जो है वो हुकूमत पंजाब ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर ने सिर्फ मेरे डिपार्टमेंट ने प्रोक्योर की हैं और वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी से प्रोक्योर की हैं और ऐसी कंपनी से प्रोक्योर की हैं कि जिसकी दवा मैं समझता हूँ कोई भी टॉप का इस मुल्क का बिजनेसमैन जो है वो खाता है, टॉप का ब्यूरोक्रेट खाता है और टॉप के पॉलिटिशियंस जो है और उनके बच्चे खाते हैं। तो वही दवा अब इंशाल्लाह पंजाब के मजदूर, किसान और गरीब के बच्चे को भी अवेलेबल होगी। और हमने इसके ऊपर जो है बिल्कुल किसी बुखल और कंजूसी से काम नहीं लिया। हम इसके स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करने के लिए जा रहे हैं। हम अपनी डेफिशिएंसीज़ को भी दूर कर रहे हैं और हमने कंपनी से भी कहा है कि वो GMPs पर अमल करें, अपनी डेफिशिएंसीज़ को दूर करें और बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी से हम ये तमाम प्रिक्योरमेंट जो है इंशाल्लाह ताला वो कर रहे हैं। हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है लेकिन वो जो है जो फैसिलिटीज़ की दी जा रही हैं उनमें करप्शन बहुत ज़्यादा है। जब हमारा प्राइम मिनिस्टर करप्ट होगा, जब हमारे वज़ीर आला करप्ट होंगे तो फिर हम बाकी लोगों को क्या कहेंगे। हमारे करप्शन के एलिमेंट को दूर कर दिया जाए और इसके लिए बजट उसके हिसाब से एलोकेट किया जाए तो हमारी जो फैसिलिटीज़ है हेल्थ के हवाले से एजुकेशन के हवाले से बहुत आगे तक जा सकती हैं। सिर्फ इसमें थोड़ी सी नीयत का है। अगर आप नीयत ठीक कर लें, अपनी जेबें भरना बंद कर दें तो ये हम किसी भी अच्छे से अच्छे मुल्क को कम्पीट कर सकते हैं, लेकिन उसी सूरत में जिस वक्त हम अपनी नीयत और वो ठीक करेंगे। देखें, हमने अभी अपने इस सिस्टम में मोबाइल हेल्थ यूनिट्स जो हैं उनको इंजेक्ट किया है। हमारे पास 6 मोबाइल हेल्थ यूनिट से हम 14 नए प्रिकोर कर रहे हैं और उसके बाद 50 जो है वो नए आ रहे हैं। वो मोबाइल हेल्थ यूनिट जो है वो अपने आप में एक मुकम्मल छोटा हॉस्पिटल होगा और हम उसको ज़्यादातर को साउथर्न पंजाब में रखेंगे और उन जगहों पर, उन दूर दराज एरियो तक पहुंचाएंगे जहां पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी या किसी हेल्थ फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी नहीं है। और इस तरह की दीगर जो हमारे इंटरवेंशंस हैं उन तमाम को जो है वो उनका मजमुआ करके हम इंशाल्लाह पंजाब का जो हेल्थ सेक्टर है उसको इस साल 2017 में टेक ऑफ पर अल्लाह के फजल से ले आएंगे। हमने इनको किस तरह से रोकथाम करनी है, रोकथाम का तरीक़ाकार ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस दें।
और जितनी हम अवेयरनेस देंगे ताकि उससे क्या होगा कि लोग अपनी स्क्रीनिंग करवाएंगे, वो लोग जो कि हाई रिस्क कैरी करते हैं, और उसके बाद स्क्रीन होने के बाद उनको ऐसी सहूलियात दी जाएँ, ऐसी सहूलियात के साथ एजुकेट किया जाए और बताया जाए कि अगर इसकी बरवक्त तशख़ीस हो जाती है तो इससे उनकी मॉर्बिडिटी यानी कि वो बीमारियां जो इसके तहत लग जाती हैं, जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया वायरस की वजह से हो जाती हैं, हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो मॉर्टेलिटी है, जिससे जो शरह अमवात है, उसको हम कम कर सकते हैं बरवक्त तशख़ीस करके, यानी कि बरवक्त डायग्नोसिस करके, उनको ट्रीटमेंट दे के हम इनको काबू में कर सकते हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इंडिकेटर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसको चेज़ करने के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि अगर इसी तरीके से ये चलते रहे तो शायद हम चेज़ करने के काबिल हो सकेंगे मिलेनियम डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और पर्टिकुलरली गोल 3.1 के ऊपर हम जो बात कर रहे हैं। एक और बहुत बड़ी जो फैक्टर है जो माओं की शरह अमवात जो हो रही है हमारे यहाँ ज़्यादा, उसमें अर्ली चाइल्ड मैरिजेस का है कि जल्दी जो लड़कियों की कम उम्र के अंदर जो शादी कर दी जाती है, वो भी बहुत बड़ा काज है हमारे यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी का और मैटरनल मोर्टेलिटी का। उसके अलावा गांव गोठों के अंदर बहुत जो डीप रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे सहूलियात का फुकदान है। सहूलियात का फुकदान वहाँ पे हॉस्पिटल्स के अंदर जो है ट्रेन स्टाफ अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट अभी स्टेप ले रही है, और मोबाइल यूनिट्स वहाँ पे हमें करने की ज़रूरत है। वहाँ पे 24/7 सर्विसेज देने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कराने की ज़रूरत है ताकि हम इस शरह अमवात के ऊपर काबू पा सकें। देखिए जी, मैं आपको ये बताती हूँ, ये तो बहुत सबसे अहम इशू जो इस मुल्क में है वो माँ और बच्चा, माँ की सेहत और बच्चे की सेहत। माँ तंदुरुस्त होगी तो बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। अगर माँ हर साल बच्चा पैदा करेगी, मुझे ये बताओ, हर साल बच्चा पैदा करेगी तो मुझे बताओ कौन सी माँ है जिसकी सेहत अच्छी रहेगी उसके साथ, तो और कौन सा बच्चा जो हर साल के बाद पैदा होगा उसकी सेहत अच्छी होगी। वो आपने वो जो वर्ल्ड बैंक के जो आए हैं स्टडी आई है, वो कहते हैं, कोई कहता है 40, कोई कहता है 42 कि पाकिस्तान के स्टंटेड बच्चे हैं। आप मुझे बताएं स्टंटेड का उर्दू में क्या लफ्ज़ है? कमज़ोर बच्चे, जिस्मानी तौर पे भी कमज़ोर और जहनी तौर पे भी कमज़ोर। हाँ, और उनकी मैल न्यूट्रिशन, उनको सही ग़िज़ा नहीं मिलती, माँ गरीब होती है, वो माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, वो दूसरे दूध पे डाल देती है, उससे बच्चे को ना अच्छी ग़िज़ा मिलने से वो बच्चा बेहद कमज़ोर हो जाता है, और जब उसका पैदाइश से इतना कमज़ोर होता है, बड़ा हो के वो नॉर्मल बच्चा नहीं रहता, वो कमज़ोर बच्चों में शामिल होता है। और आपके मुल्क में 42% बच्चे जो हैं उनकी ये हालात हो गए हैं कि वो नॉर्मल नहीं हैं, वो कमज़ोर बच्चों में शुमार होते हैं। हमें चाहिए नॉर्मल तंदुरुस्त बच्चे जो मुल्क के लिए बेहतर हों, अपने माँ बाप का सहारा हों, और माँ चाहिए जो ज़िंदा रहे और अपने बच्चों को पाले, अपने बच्चों को अपनी गोद में अपना दूध पिलाए 2-2.5 साल। उससे ये होता है कि ऑटोमेटिकली एक वक्फा आ जाता है एक बच्चे से दूसरे बच्चे के दरमियान, उसमें 2-3 साल 3 साल के अरसे के बाद अगर दूसरा बच्चा पैदा करेगी तब तक वो बच्चा भी तंदुरुस्त हो जाएगा और वो माँ भी सेहतयाब रहेगी, फिर वो दूसरा बेशक बच्चा पैदा करे। मगर जल्दी जल्दी जो बच्चे पैदा करते हैं और 10-10, 12-12 बच्चे। देखें, आप ऑरेंज ट्रेन पे या मेट्रो पे तो आप 200 अरब 400 अरब लगा देते हैं, लेकिन जब आप तालीम जो कि बहुत ज़रूरी बुनियादी चीज़ है उस पर सेहत है जो बुनियादी चीज़ है, जब हमारी कौम सेहतमंद बच्चा होगा तो वो सारी जगहों पे कम्पीट कर देगा, वो तालीम के मैदान में भी कर देगा, वो खेल के मैदान में भी कर देगा। अगर हम वो चीज़ों को प्रॉपरली टेकअप करें और उसके लिए प्रॉपर बजट एलोकेट करें और उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें तो हम कोई शक नहीं है कि हम किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क को किसी भी शोबे में हम कम्पीट कर सकते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में अब हमने कैंपेन भी शुरू की हुई है, मीडिया कैंपेन भी शुरू है, ताकि लोगों को पता चले कि ये किस तरह हमने अपनी सेहत का ख्याल
और अपने बच्चे की सेहत का किस तरह ख्याल रखना है। और हम सबसे ज़्यादा जो अहमियत देते हैं वो शरीयत के मुताबिक भी, दीन के मुताबिक भी, माँ अपने बच्चे को अपना दूध पिलाए। उस दूध के साथ बच्चे को डायरिया, बीमारियाँ, हर मर्ज़ से, इमराज से बचत हो जाती है, क्योंकि माँ के दूध में सब कुछ है। बाकी ये फार्मूला दूध हो गया, ये हो गया, ये सब नकली, मैं इनको नंबर 2 करार दूंगी। नंबर 1 माँ का दूध है और माँ को अपना दूध देना चाहिए, और इस तरीके से वो स्पेसिंग भी हो ताकि बच्चा तब पैदा करें जब माँ की सेहत दुरुस्त हो। मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस ऐसी चीज़ है कि एक ऐसी चाबी और ऐसी मास्टर की है कि जिसको आप जहाँ भी लगाएंगे वो लग जाएगी। आपका हेपेटाइटिस जो है वो उस सूरत में कंट्रोल होता है कि आप एहतियाती तदाबीर करें। आपका डेंगू जो है वो उससे बचने के लिए आपको चंद एहतियाती तदाबीर करनी होती हैं। आपकी और दीगर जो एड्स और इस तरह की दूसरी चीज़ें हैं, आप अगर चंद ऐसे स्टेप्स, मिसाल के तौर पे आप किसी हजाम के पास जाते हैं तो आप ये इंश्योर तो कर सकते हैं ना, आपकी अपनी लाइफ है कि उसने वो ब्लेड चेंज किया है कि नहीं किया, एक ही ब्लेड से 10-10 शेव्स तो नहीं कर दी। आप जब आप वक्त निकालते हैं और अपने बच्चे को मुख्तलिफ बीमारियों की वैक्सीनेशन करवाते हैं तो आप डेफिनेटली इस हालांकि जाते तो आप अपने बच्चे के लिए हैं, लेकिन इस मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा भी डाल रहे होते हैं। तो मेरी आवाम से ये दरख्वास्त है, मेरी सिविल सोसाइटी से दरख्वास्त है कि लोगों को मोटिवेशन दें, लोगों को कहें कि वो जो हर काम के लिए हुकूमत का इंतज़ार करना छोड़ दें, हाँ जो अपने लिए हमने खुद करना है उसके लिए हम एक कदम आगे बढ़ाएं। मिसाल के तौर पे जो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो हर जगह मौजूद हैं। अगर टीम आपके पास नहीं पहुंच सकी मिसाल के तौर पे, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उस टीम तक पहुंच जाएं या आप करीबी मरकज़ तक पहुंच जाएं। तो ये एक ऐसा जेवी है जो हमें और आवाम को मिलकर करना है, और जब हम ये जेवी कर लेंगे तो इंशाल्लाह कोई दो राय नहीं है कि जो मौसम की तब्दीली की वजह से पैदा होने वाली मुख्तलिफ हालतों, आफात और सूरतों से लाहक होते हैं। आलमी बरादरी मौसमियाती तब्दीलियों और ग्लोबल वार्मिंग से लाहक तवील मुद्दती खतरात वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट और बरतानिया के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर डेविड किंग माहौलियात और मौसमियाती तब्दीलियों को दहशतगर्दी से बड़ा खतरा करार दे रहे हैं, और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस IPCC और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल एसोसिएशन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात से निपटने की जरूरत पर अब कोई दूसरी राय नहीं है। एनवायरनमेंट शुरू से बहुत बड़ा इशू है, मगर हम लोग उसको निगलेक्ट करते आए हैं और दुनिया भर भी इसको निगलेक्ट किया है। जो मुल्क थे जो डेवलप हो चुके हैं उन्होंने बिल्कुल इसकी एहतियात नहीं की, और इसके जो उनको मेजर्स लेने चाहिए थे एनवायरनमेंट कंट्रोल के नहीं लिए, और धड़ाधड़ अपने कारखाने, अपनी डेवलपमेंट करते गए और ये परवाह ना की कि कल को क्या होगा। अब हद इस तरह बढ़ गई है कि अब उनको फ़िक्र हो गया। अब इसकी कॉन्फ्रेंस होती हैं, COP21, COP22, COP नंबर दिस एंड दैट, बिकॉज दे फील कि अब हमने दुनिया को भी आगाह करना है और हमने इसका कुछ करना ही है। अगर नहीं करेंगे, मिसाल मैं कहती हूँ आइलैंड्स हैं, समुंदर है, उसमें आइलैंड्स हैं, और अगर ग्लेशियर्स पिघल पिघल के उस समुद्रों में आएंगे तो जो वहाँ आबादी होगी पता ही नहीं चलेगा, वो समुंदर के नीचे चली जाएंगी। मैं समझता हूँ कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इंतहाई ज़रूरी है, और उसके लिए जो हमारा एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है उनकी बाहमी अंडरस्टैंडिंग के साथ हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो हमारे DO हज़रात हैं वो भी ऑपरेशन भी करते हैं, और वो जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वहाँ बात जाकर अवेयरनेस भी देते हैं, लेबर्स को भी अवेयरनेस देते हैं, और जो इंडस्ट्रीज ऑनर्स हैं उनको भी हमने ऑन बोर्ड लिया हुआ है। और जहाँ पर कोई वायलेशन करता है रूल्स की तो उसके ख़िलाफ़ फिर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। और क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि पहले अवेयरनेस देना, पहले ऑन बोर्ड करना, जो चीफ मिनिस्टर साहब का हुक्म और डायरेक्शन है, अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम मेजर्स को हम अपनाते हैं, और जिससे अंडरस्टैंडिंग का माहौल बेहतर होता है, और अल्टीमेटली आवाम को जो सहूलतें हैं वो मज़ीद अच्छे तरीके से मिल रही हैं। मौसमियाती तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा चैलेंज है, और पाकिस्तान के लिए इसके असरात बहुत खतरनाक हैं। खराबी में पाकिस्तान का इतना कोई ज़्यादा रोल नहीं है। पाकिस्तान की सबसे कम एमिशंस भी हुई हैं, और हमारा अपना रोल
इन द वर्ल्ड ग्लोबल इन्वायरमेंट में हमारा हिस्सा नहीं है, मगर 10 मुल्क जो हैं, 10 ममालिक जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे इस इन्वायरमेंट की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से, पाकिस्तान नंबर 3 पे आता है। सो वी हैवंट कंट्रीब्यूटेड बट वी आर गोइंग टू बी अफेक्टेड। बिकॉज वी आर गोइंग टू बी अफेक्टेड, हमें मेजर्स लेने होंगे कि हमने अपना बचाव करना है। आप जो उन्होंने कर दिया। अब हमारे हमसायों से चीन ने सबसे ज़्यादा पोल्यूशन तो इस तरफ है, मगर हमने अब अपने आप को बचाना है। और हमने किस तरह बचाना है? फेडरल गवर्नमेंट ने भी अपनी पॉलिसी बना ली है क्लाइमेट चेंज के बारे में। प्रोविंशियल गवर्नमेंट की क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बन रही है, और जब ये पॉलिसी हमारी बन जाएगी हमने इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ पॉलिसी की हद तक नहीं रखना इसको। जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और हम एनवायरनमेंट की तरफ सही तवज्जो नहीं देंगे तो नुकसान किसका? धोखा किसको देंगे? अपने आप को धोखा, अपने बच्चों को, अपने नेक्स्ट जनरेशन्स को। अभी भी आप देख लें, बीमारियां देख लें, हेपेटाइटिस देख लें, टाइफाइड देख लें, कैंसर जो इतना नहीं होता था, और इतनी जालिम बीमारियां आ गई हैं इस मुल्क में, किसकी वजह से आती हैं? दिस इज़ ऑल अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट कंसर्निंग वाटर बॉर्न डिजीज़, एयर पोल्यूशन। ये सारा आपको, ये हम अगर कर लेंगे तो ये प्रिवेंटिव भी हो जाएंगे और हम इन चीज़ों से बच के भी रहेंगे। पाकिस्तान पहले ही से जंगलात की कमी, मौसमी तगय्युरात, खुश्क साली और सेमोथोर जैसे बेशुमार मसाइल का सामना कर रहा है। जंगलात की बेदरे कटाई भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनती है और पहाड़ी तूदे गिरना शुरू हो जाते हैं। 20 जो ग्लोबल वो रूल्स हैं उसके मुताबिक 25% आपका फॉरेस्ट होना चाहिए। जो आपकी लैंड है मुल्क में उसमें 25, उसके लिए 3.64 बिलियन प्राइम मिनिस्टर साहब ने एलोकेशन दे दी है कि इसको ग्रीन पाकिस्तान करें। अब हर एक मुहिम चल पड़ी है टू हैव ग्रीन पाकिस्तान, ग्रो मोर ट्रीज़, प्लांटेशन करें ताकि आपके मुल्क में दरख्त बड़े हों और कार्बन एमिशंस को अब्जॉर्ब करें। कार्बन एमिशंस 2 तरीके से अब्जॉर्ब होती है, एक दरख्तों के ज़रिए, एक समुंदर और पानी जो है आपका वो अब्जॉर्ब करता है। तो हमने ये करना है कि हमने दरख्त खूब लगाने हैं, और दूसरा हमने ये है कि हम सीधी डायरेक्शन पे चल गए हैं। वक्त लगता है, अगर आप कहें कि एक दिन में दरख्त बड़े हो जाएं, वो तो नहीं होंगे। इट्स गोइंग टू टेक 10 years फॉर अ ट्री टू बिकम टॉल। पाकिस्तान में माहौलियाती आलूदगी खतरनाक हदों तक पहुंच चुकी है। पंजाब हो या सिंध, पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान, कहीं भी माहौलियाती आलूदगी खत्म करने के महक में अपना किरदार अदा नहीं कर रहे। हालांकि आज का बड़ा मसला माहौलियाती आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग है। हमने बहुत सारी कोताहियाँ की हैं। हमने अपने उनको गंदा किया, दरियाओं को गंदा किया है। हमने अपने पानी, हमारा सबसे ज़्यादा जो है हमारा जो पानी की गंदगी है और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, केमिकल्स, वो हम अपने नालों में फेंक देते हैं, नालों से दरिया में जाते हैं। उससे क्या होता है कि आज आपके दरियाओं की वो हालत नहीं है जो होनी चाहिए। गंदगी हो गई है दरियाओं में भी। हमें अपने नालों के ऊपर भी हर फैक्ट्रीज़ को अपना वाटर प्लांट लगाना चाहिए जो रिसाइकलिंग प्लांट हो, पानी को साफ़ करके वो नाले में फेंके। वो एकदम डायरेक्टली अपना पानी नालों में नहीं फेंकना चाहिए उनको। वो होता है कतरा कतरा दरिया शुद्ध। वो कतरा कतरा हमने गंदगी का दरिया शुद्ध बना दी है। उसको हमने कंट्रोल करना है और उसके ऊपर हमने बहुत सारा काम करना है। और जो फैक्ट्रीज़ हैं, हमारे जो कारखाने हैं, उनको अब इम्प्लीमेंट करना होगा। जो उनके रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में, जो उनके एयर पोल्यूशन के वो टेक्नोलॉजी है, उसको उन्होंने इस्तेमाल करना होगा और वो टेक्नोलॉजी के ऊपर उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को इन अहदाफ की तकमील के लिए खतीर सरमाए, अनथक मेहनत और खुलूस नीयत की अशद ज़रूरत है, जिसके लिए एक तवील अरसा दरकार है। बहुत सारी पोल्यूशन होती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन से होती है, रिक्शों से, पुरानी मोटरों से, पुरानी बसेस से, वो जो धुआं फेंकती हैं। उसके लिए अब आप ये देखें कि ये लाहौर में और शहरों में
ये मेट्रो बस सर्विस, ऑरेंज ट्रेन, वहाँ पिंडी में, मुल्तान में, कराची में अब ये सारी हो जाएंगी। कोई ट्रेन तो इलेक्ट्रिक रन होंगी और कोई ट्रेन हमारी जो है वो CNG पे होंगी, बसेस होंगी। और कोशिश यही हो रही है कि हम अपनी एयर पोल्यूशन को हम कम से कम करें और उसके ऊपर हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर हम तवज्जो दें। और जो ये रिक्शा हैं, कारें हैं, जिनके वो सिलेंडर्स वो जो फटे हुए होते हैं और उसमें से वो जो गैस निकलती है, वो स्मोक निकलता है, वो उसको हम हटा दें, सड़क से हटाएं। और वी शुड strictly follow those rules and regulations and the traffic police should help us into it. अगर सिर्फ पहला हदफ यानी गुर्बत का खात्मा देखा जाए तो पाकिस्तान अब तक इसके लिए उठाए जाने वाले इकदामात में बुरी तरह नाकाम है और मुल्क की 38% से ज्यादा आबादी गुर्बत का शिकार है। यही हाल तालीम का है। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे तालीम से महरूम हैं, जिनमें बड़ी तादाद लड़कियों की है। इसी तरह पाकिस्तान के नौजवान, जो कि मुल्क की आबादी का 63% है, इनमें से निस्फ बेरोजगार है, जो बाइज्जत रोजगार और मुआशी तरक्की के हदफ में हमारी हुकूमतों की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। मैं सिविल सोसाइटी और अवाम को ये मैसेज दूंगी कि पहले तो आप डेंगू से शुरू करें, कि मच्छरों का खात्मा करें। अगर आप अपने घर के इर्द गिर्द सफाई रखेंगे तो मच्छर ख़त्म होंगे। कई मुल्कों में आप जाएं, वहाँ ना मक्खी है ना मच्छर है। उसकी वजह क्या है? सफाई। सफाई आपका आधा ईमान आपकी सफाई है। तो इन्वायरमेंट तो आपका मज़हब आपको कवर कर देता है कि जो बंदा सफाई रखेगा वो आधा ईमान है। आपको हुक्म है नमाज पढ़ो तो वज़ू क्यों कर हुक्म है 5 दिन, ताकि साफ़ हो कि अल्लाह के आगे हाज़िर हो। इसी तरह आपका फ़र्ज़ बनता है आप अपने गलियाँ, नालियाँ, जिस तरह कहते हैं एयर पोल्यूशन होती है, जो चीज़ मुल्क को नुकसान दे उस चीज़ को आप ना करें, रूल्स को ना तोड़ें और अपने इन्वायरमेंट की तरफ चलें कि किस तरह हम क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट, पानी को साफ़ रखना और आबो हवा को क्या तरीक़ेकार है, उसमें हम एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी अवेयरनेस कैंपेन कर रहा है और उनकी भी कैंपेन होगी, हम भी बताएंगे और लोगों को भी उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और सही रास्ते पे चलना चाहिए।